नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी टीवी 18 के राइजिंग भारत समिट को संबोधित करेंगे। तो वहीं आज 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर आज से नामांकन शुरू हो गया है। इसके साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। बताएंगे राजनीतिक घटनाक्रमों के साथ गठबंधनों के बढ़ते घटते समीकरणों को। जानेंगे आखिर हाईकोर्ट से क्यों नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को राहत। इसके साथ ही होंगी देश, दुनिया और खेल की खबरें। मैं हूं ऋतु वर्मा। सबसे पहले अभी तक की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का किया उद्घाटन। कहा, स्टार्टअप एक सामाजिक संस्कृति, कोई इसे रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में 45% से अधिक स्टार्टअप महिलाओं के नेतृत्व वाले। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के लिए अधिसूचना जारी। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को होगा मतदान। उम्मीदवार 27 मार्च तक दाखिल कर सकेंगे नामांकन पत्र। बिहार में होली के चलते 28 मार्च तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन पत्र। बिहार के हाजीपुर सीट से एनडीए के प्रत्याशी होंगे चिराग पासवान। एआईएडीएमके ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की जारी की पहली सूची। डीएमके ने जारी किया घोषणा पत्र। तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन भाजपा में हुई शामिल। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल से पूछा, ईडी के समन पर हाजिर होने में क्या है परेशानी। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, कोर्ट ने केजरीवाल को दिखाया आईना, कानून से ऊपर कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई दिल दहलाने वाली वारदात। 2 मासूमों की बेरहमी से की गई हत्या। पुलिस ने मुठभेड़ में हत्या के आरोपी को किया ढेर। आरोपी के पिता और चाचा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को दोबारा चुने जाने पर दी बधाई। भारत और रूस विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमत। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से की बात। रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मार्च को 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे भूटान। यात्रा से दोनों पड़ोसी देशों के बीच बहुमुखी सहयोग होगा और मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान के प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। और देश में होली के त्योहार को लेकर उल्लास का माहौल। देश के विभिन्न हिस्सों और मंदिरों में भक्तों ने मनाई रंग भरी एकादशी। होली की मस्ती में सराबोर लोगों ने एक दूसरे को लगाए रंग गुलाल। स्टार्टअप महाकुंभ देश का सबसे बड़ा और अपने तरह का पहला स्टार्टअप प्रोग्राम है। स्टार्टअप महाकुंभ 18 से 20 मार्च तक भारत मंडपम में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्टार्टअप महाकुंभ में भावी उद्यमियों और निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व कर रहे छोटे शहरों के युवा हैं। इस आयोजन में प्रमुख निवेशकों, इनोवेटर और महत्वाकांक्षी उद्यमियों ने भाग लिया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ का अंतिम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस समारोह में पहुंचे तो स्वागत दिल खोलकर हुआ। हर क्षेत्र में परचम लहरा रहे भारतीय स्टार्टअप्स को सराहते हुए पीएम ने विकसित भारत के रोडमैप में स्टार्टअप की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। देश की स्टार्टअप क्रांति में छोटे शहरों के युवाओं की भागीदारी का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम अब सामाजिक कल्चर बन गया है। हमारे 45% से ज्यादा स्टार्टअप का नेतृत्व नारी शक्ति कर रही है। देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत इनोवेटिव आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको फंडिंग के सोर्स से कनेक्ट किया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेटर स्थापित करने का अभियान भी चलाया। हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ
बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है। ये देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। अंतरिम बजट में रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ की व्यवस्था और G20 के दिल्ली घोषणा पत्र में पहली बार स्टार्टअप को शामिल करके उसे ग्रोथ इंजन करार दिए जाने जैसे कदम इस क्षेत्र को नई रफ्तार दे रहे हैं। पीएम ने कहा कि भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। इस सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए देश ने स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण की तरफ अनेक कदम उठाए हैं। 2014 में जहां देश में कुछ 100 स्टार्टअप भी नहीं थे, आज भारत में करीब 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और इनसे करीब 12 लाख नौजवान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। हमारे पास 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। हमारे स्टार्टअप्स ने लगभग 12,000 पेटेंट्स फाइल किए हैं। पीएम ने इस अवसर पर स्टार्टअप से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ में 2000 से ज्यादा स्टार्टअप, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर, 3000 से ज्यादा सम्मेलन प्रतिनिधि और 10 देशों के लगभग 50,000 बिजनेस विजिटर शामिल हुए। अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। इस चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन सीटों पर उम्मीदवार 27 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बिहार में होली के चलते नामांकन पत्र 28 मार्च तक दाखिल किए जा सकेंगे। इन 21 राज्यों के लिए नामांकन पहले चरण में सबसे ज्यादा तमिलनाडु की 39 सीटों पर चुनाव होगा। इसी के साथ राजस्थान की पहले चरण में 12 सीट हैं, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 6 और असम, उत्तराखंड और महाराष्ट्र की 5-5 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। और इन राज्यों के साथ ही बिहार की 4 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। पूर्वोत्तर के ही मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा की 1-1 सीट पर पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होगा। और पहले चरण में ही उत्तर प्रदेश की 8 सीटों के लिए नामांकन, पहले चरण में जिन 8 सीटों पर मतदान होगा वो 2014 के लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों पर भाजपा ने इन सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण यानी 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के नामांकन दाखिल करने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। दिन भर की राजनीतिक हलचल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना के साथ ही देश भर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें बिहार के हाजीपुर सीट से चिराग पासवान को उम्मीदवार बनाया गया। ये सीट उनके पिता रामविलास पासवान की परंपरागत सीट मानी जाती है। बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा कि हाजीपुर सीट से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। तो वहीं बिहार में बदलते नए राजनीतिक समीकरण के तहत जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया है और वे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये एक सहमति जरूर हुई है और आज भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। इतना अब तय है कि हाजीपुर, जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। हम कांग्रेस नेतृत्व को खास तौर पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने बहन प्रियंका जी, जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ हमें हिम्मत दी और उन्होंने कहा कि जस्ट यू ज्वाइन, ये मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती थी। इस बीच कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने दावा किया कि कांग्रेस विभाजन के कगार पर है।
उन्होंने कहा कि जिस क्षण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, कांग्रेस के विभाजित होने की पूरी संभावना है। I believe that the moment Narendra Modi ji, our honorable Prime Minister, will take a oath, after that few months, Congress are most likely to be divided. तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने के 2 दिन बाद बुधवार को तमिलिसाई सुंदरराजन भाजपा में शामिल हो गयीं। उन्हें नवंबर 2019 में तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें फरवरी 2021 में पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के लिए AIADMK ने 16 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। AIADMK ने इस बार लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने चेन्नई दक्षिण सीट से जयवर्धन, उत्तरी चेन्नई से रोयापुरम मनोहरन, कृष्णागिरी से जयप्रकाश, इरोड से अतरल अशोक कुमार को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा AIADMK ने सलेम लोकसभा सीट विघ्नेश, विल्लुपुरम से बकिया राज, अराकोनम से AL विजयन को टिकट दिया है। उधर DMK ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, DMK सांसद कनिमोझी और अन्य पार्टी नेताओं की मौजूदगी में चेन्नई में ये घोषणा पत्र जारी किया गया। इसके साथ ही पार्टी ने अपने 16 उम्मीदवारों की सूची भी जारी की है। पार्टी ने उत्तरी चेन्नई से कलानिधि वीरस्वामी, दक्षिणी चेन्नई से थमिजांची थंगा पांडियन, मध्य चेन्नई से दयानिधि मारन, श्रीपेरुम्बदूर से TR बालू, तिरुवनमलाई से अन्ना दुरई, नीलगिरी से A राजा और थुथुकुडी से कनिमोझी को टिकट दिया है। इस बीच उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन की पार्टी अपना दल ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीटों की घोषणा कर दी है। अपना दल क ने कार्य समिति की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अपना दल क के उम्मीदवार फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और पहले चरण के नामांकन के साथ ही राजनीतिक पार्टियां अपने बचे हुए उम्मीदवारों की सूची को जारी करने की अंतिम प्रक्रिया पूरी कर रही हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए DD न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एक्साइज पॉलिसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें जारी किए गए सभी समन को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि समन आपके नाम से जारी हुए हैं, आप भी देश के नागरिक ही हैं, पेश होने में दिक्कत क्या है। वहीं ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई लायक ही नहीं है। सुनवाई में केजरीवाल को फिलहाल न तो गिरफ्तारी से संरक्षण मिला है और न ही कोर्ट ने ईडी के समन पर रोक लगाई है। मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।
लेकिन आइए आज आपको बताते हैं कि किस तरह से आज सुबह से लगातार जब अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंचे हैं तो उसके बाद से दिल्ली के शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9वां सम्मन भेजा था और प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम केजरीवाल को सम्मन भेजकर कल पेश होने के लिए कहा था, जिसको चुनौती देते हुए अरविंद केजरीवाल सम्मन को चुनौती देने वाली याचिका लेकर सीधे पहुंचे हाईकोर्ट और हाईकोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि आप सम्मन पर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल को राहत न देते हुए अरविंद केजरीवाल की ओर से जो दलील दी गई आज कोर्ट में वो भी हम आपको बताते हैं। ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा, और वकील मनु सिंह भी थे, उन्होंने कहा कि ईडी की ओर से हमें 10 सम्मन जारी हुए हैं, सभी पर हमने जवाब दाखिल किया है। हमने कहा है कि हम वर्चुअली किसी भी समय ईडी के सामने पेश होकर जवाब देने को तैयार हैं। हमें पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमें कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। ये दलील थी अरविंद केजरीवाल के वकील की। वहीं अरविंद केजरीवाल की इस दलील पर क्या कहना था ईडी का, आइए वो भी आपको बताते हैं। प्रवर्तन निदेशालय के सभी सम्मन कानूनी प्रक्रिया और प्रावधानों के अनुसार नहीं है, ये भी अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा, और जिसके जवाब में ईडी ने विरोध किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कहा, और साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सवाल उठाया और कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, हम इस पर जवाब दाखिल करेंगे। ईडी ने कहा कि 2 नवंबर 2023 को अरविंद केजरीवाल को पहली बार सम्मन जारी हुआ और तब से आज तक अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि अब तक कितने लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं। इसके जवाब में ईडी ने कहा कि अभी तक मामले में कुल 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आखिरी गिरफ्तारी के कविता की हुई है। ईडी ने यह भी कहा कि अब तक कुल 700 सम्मन जारी हुए हैं। अभी मामले में 10 से 12 लोग संदिग्ध हैं। अरविंद केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। वहीं 22 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होगी। और आइए एक सिलसिलेवार तरीके से आपको यह भी बताते हैं कि किस तरह से 9 सम्मन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपने हर सम्मन पर किस तरह की दलील दी है। 2 नवंबर को पहला सम्मन मिला था, जिसको अरविंद केजरीवाल को जब ईडी ने सम्मन भेजा तो अरविंद केजरीवाल का कहना था कि सम्मन में मुझे ये नहीं बताया गया है कि मैं संदिग्ध हूं या गवाह। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि ये नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। इसी सिलसिलेवार तरीके से 21 नवंबर को जब दूसरा सम्मन मिला तो अरविंद केजरीवाल ने इसे भी व्यक्तिगत पेशी के लिए उनके खिलाफ जारी किया गया नोटिस कहा और कानून के अनुरूप नहीं बताया, इसे वापस लिया जाना चाहिए, ये उन्होंने कहा। और सिलसिलेवार तरीके से 9वें सम्मन तक उन्हें एक तरह से 9वां सम्मन जब जारी किया तो आज वो हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। तीन जनवरी को अरविंद केजरीवाल को ईडी का तीसरा सम्मन मिला था और इस सम्मन में भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी के सम्मन में यह स्पष्ट नहीं है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर या दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर बुलाया गया है। इसके बाद 18 जनवरी को ईडी ने चौथा सम्मन जारी किया अरविंद केजरीवाल को। इस सम्मन पर अरविंद केजरीवाल का कहना था सम्मन के जवाब में कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए ये रची गई एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। वहीं 2 फरवरी ने फिर ईडी ने 5वां सम्मन जारी करा, जिस पर सीएम केजरीवाल ने पहले की तरह ही इस सम्मन को भी गैर कानूनी बताया। 19 फरवरी को ईडी का 6ठा सम्मन अरविंद केजरीवाल को पहुंचा, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी के सम्मन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है, तो ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और इसी सिलसिले में 26 फरवरी को ईडी का 7वां सम्मन जब अरविंद केजरीवाल को मिला है, तो ईडी के 7वें सम्मन पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी या केंद्र सरकार को कोर्ट पर भरोसा नहीं है, उन्हें कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए और उसके आदेश का इंतजार करना चाहिए। 4 मार्च को ईडी ने 8वां सम्मन भेजा अरविंद केजरीवाल को और 8वें सम्मन के बाद भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल।
9वें समन को लेकर सीधे पहुंचे हाईकोर्ट। हाईकोर्ट से भी आज उन्हें राहत नहीं मिली। और उधर चुनाव को देखते हुए भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात कर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की शिकायत की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चुनाव आयोग से शिकायत करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कई लोगों की धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने नारी शक्ति का अपमान किया है। I read it out कि ये हिंदू धर्म में एक शब्द है. I read out the exact thing of what he said, and then we went and made a detailed presentation. Here you are insulting the sentiment of the Hindu community, and then what does it mean? Ma Durga, Durga Shakti. What is he talking about? He's insulted the religious sentiments of a lot of people. He's insulted Nari Shakti, Mahila Shashakti-karan. We are moving from women-centered development to women-led development. Here is the leader of a party talking this language. Shameful. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी द्वारा शक्ति पर दिए गए बयान के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सनातन की भक्ति शक्ति में है। कांग्रेस पार्टी शक्ति के बहाने मातृशक्ति के स्वाभिमान को कुचलना चाहती है। अनुराग ठाकुर ने कहा, हम हिंदू बुराइयों से लड़ने के लिए शक्ति की पूजा करते हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी शक्ति को ही खत्म करना चाहते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने केंद्र एवं प्रदेश के समस्त नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने एक बार फिर विश्वास दिखाया है और 5वीं बार मैदान में उतरने के लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुझे टिकट दिया। हमीरपुर की जनता ने हर बार रिकॉर्ड को और बड़ा किया, जीत को और बड़ा किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है मोदी जी के शानदार काम, मेरे प्रयास इस बार इतिहास रचने का काम भी करेंगे। जहां एक और हम हमीरपुर से रिकॉर्ड जीत और इतिहास दर्ज करेंगे, वहीं हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें मोदी जी की 400 का आंकड़ा पार करने के लिए उसमें मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 भाइयों की निर्मम हत्या के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के एक आरोपी साजिद को मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि जावेद अभी भी फरार है। दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद शहर में लोगों में आक्रोश है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मंगलवार को दिल दहलाने वाली वारदात के तहत 2 मासूमों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी साजिद के पिता और चाचा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मंगलवार को बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की बाबा कॉलोनी में देर शाम एक व्यक्ति ने घर में घुसकर 3 सगे भाइयों आयुष, युवराज और हनी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें आयुष और हनी की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल अवस्था में युवराज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बच्चों की हत्या की घटना के बाद मौके पर तनाव फैल गया और भीड़ ने जमकर हंगामा किया। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के एक आरोपी साजिद को मुठभेड़ में मार गिराया। हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कानून व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। शहर में भी कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जनपद में भी हर जगह स्थिति सामान्य है। आरोपी साजिद वो अपना खोखा नाई का, वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था, उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। राजनीतिक दलों ने भी बच्चों की हत्या की निंदा करते हुए कहा है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है, उसको बख्शा नहीं गया है। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। एनकाउंटर तो कर ही दिया है, तो इसकी खुलेगा कैसे? बहरहाल घटना के कुछ ही घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपित साजिद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। शहर में कानून व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए कड़े प्रबंध भी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान अवैध घुसपैठिए हैं। उन्हें भारत में रहने या बसने का कोई मौलिक अधिकार हासिल नहीं है। यह अधिकार सिर्फ देश के नागरिकों का है। सरकार का कहना है कि गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रोहिंग्या मुसलमान देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। वो तिब्बत और श्रीलंका से आने वाले शरणार्थियों के बराबर अधिकार मिलने का दावा नहीं कर सकते। शरणार्थियों का दर्जा किसको दिया जाए या नहीं, ये फैसला लेना सरकार का काम है। कोर्ट को नीतिगत मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। केंद्र सरकार ने यह हलफनामा हिरासत में लिए गए रोहिंग्याओं की रिहाई को लेकर दायर एक याचिका के जवाब में दाखिल किया है। सरकार ने कहा है कि बड़ी जनसंख्या वाला विकासशील देश होने के नाते देश के सीमित संसाधनों पर पहला अधिकार देश के नागरिकों का है। अवैध घुसपैठियों को देश में नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मकान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना अपने नागरिकों को उनके मौजूदा अधिकारों से वंचित करना होगा। सरकार ने कहा है कि भारत पहले ही अवैध घुसपैठ की समस्या से जूझ रहा है। सरकार के पास इनपुट है कि बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए फर्जी भारतीय पहचान पत्र हासिल करने, मानव तस्करी और देश के विभिन्न हिस्सों में गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं। इसके चलते वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। उनकी पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाना जरूरी है। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को दोबारा निर्वाचित होने पर बधाई दी और रूस के मैत्रीपूर्ण लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए शुभकामनाएं दी। दोनों नेता आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में ठोस प्रयास करने पर सहमत हुए। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों में प्रगति की भी समीक्षा की और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। रूस यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करते हुए पीएम ने आगे बढ़ने के रास्ते के रूप में बातचीत और कूटनीति के पक्ष में भारत की निरंतर स्थिति को दोहराया। दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने पुतिन से बातचीत को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति पुतिन से बात की और उन्हें रूसी संघ के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर बधाई दी। हम आने वाले वर्षों में भारत रूस के विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा और विस्तारित करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत यूक्रेन साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। रूस यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के जन केंद्रित दृष्टिकोण को दोहराया और संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत सभी मुद्दों के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि भारत शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास जारी रखेगा।
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों के लिए भारत की निरंतर मानवीय सहायता की सराहना की। दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। पीएम मोदी ने व्लादिमीर जेलेंस्की से बातचीत की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत यूक्रेन साझेदारी को मजबूत करने पर राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से अच्छी बातचीत हुई। शांति के सभी प्रयासों और चल रहे संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के लिए भारत के निरंतर समर्थन से अवगत कराया। भारत हमारे जन केंद्रित दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। अर्थव्यवस्था की स्थिति पर अपनी मासिक रिपोर्ट जारी करते हुए आरबीआई ने कहा कि वर्ष 2021 से वर्ष 2024 के दौरान देश की औसत आर्थिक विकास दर 8% से ज्यादा रही है और अर्थव्यवस्था के जो आधारभूत तथ्य अभी मौजूद हैं, उससे संकेत मिलता है कि इसे बनाए रखा जा सकता है और इसके आधार पर तेज विकास की नींव भी तैयार की जा सकती है। वर्ष 2023-24 की पहली तीनों तिमाहियों में जीडीपी की विकास दर 8.2%, 8.1% और 8.4% रहने का आंकड़ा सरकार ने दिया है। आरबीआई ने कहा है कि 4% के महंगाई दर लक्ष्य की तरफ बढ़ा जा रहा है, लेकिन खाद्य कीमतों को लेकर ही थोड़ी चिंता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुदरा महंगाई के हाल के 2 महीनों के आंकड़े बताते हैं कि सर्दियों में खाद्य कीमतों में नरमी आने का सिलसिला अस्थायी था। मछली और मीट में महंगाई दिख रही है, लेकिन इसके अलावा दूसरे उत्पादों की कीमतों में नरमी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू खाते में घाटे का कम होना, विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार बढ़ोतरी और लगातार तीसरे वर्ष राजकोषीय घाटे का लक्ष्य के मुताबिक रहना विकास दर की तेजी को बनाए रखने में मदद करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक निवेशकों में भारतीय बाजार का आकर्षण और मजबूत हुआ है। सर्विस सेक्टर में वैश्विक नेतृत्व देने पर काम करके और उच्च स्तर का श्रम उपलब्ध कराने से अगले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर। पकड़नी जनता की नब्ज। डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात।
जो काम करेगा उसको तो पब्लिक वोट देगी ही। तो युवा के नाते आप सोचेंगे कि किसको वोट दे, किस पार्टी को वोट दे। आइए हम जरा चलते हैं लोगों के बीच, किसानों के बीच और जानते हैं सच्चाई है क्या। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, एक आम चुनाव, तैयार हो रहा है देश। जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक, गुजरात से अरुणाचल तक, जानिए हर राज्य की राजनीति का क्या होगा लोकसभा चुनाव पर असर। आम चुनाव 2024 राज्य नीति, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं टीवी 18 के राइजिंग भारत समिट में, जहां प्रधानमंत्री इस समय बोल रहे हैं। सरकार अपने 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड रख रही है। हम अगले 25 साल का रोड मैप बना रहे हैं और अपने तीसरे टर्म के पहले 100 दिन का प्लान भी बना रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे जो विरोधी हैं वो भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। इन सब पॉजिटिव नेगेटिव बातों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन जारी है। 2600 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां, करीब 97 करोड़ मतदाता, 97 करोड़ वोटर्स, करीब 2 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने जा रहे हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर ये हर भारतीय के लिए, यहां इस हॉल में बैठे प्रत्येक व्यक्ति के लिए और आपके टीवी के दर्शकों के लिए भी उतनी ही गर्व की बात है। साथियों, आज पूरी दुनिया 21वीं सदी को भारत की सदी कहती है। बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े जानकार राइजिंग भारत को लेकर बहुत आश्वस्त है। और इन लोगों के मन में कोई इफ नहीं है, बट नहीं है, नो इफ नो बट्स। आखिर ऐसा क्यों है? कोई सवालिया निशान नहीं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया आज ये देख रही है कि पिछले 10 साल में भारत ने कितने बड़े परिवर्तन किए हैं। आजादी के बाद से जो सिस्टम बना, जो वर्क कल्चर बना, उस सिस्टम में ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना इतना आसान नहीं था, लेकिन ये हुआ है और ये हम भारतीयों ने ही करके दिखाया है। आज भारत का कॉन्फिडेंस लेवल हर भारतीय की बातों में झलकता है। आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। और लोग चाहे विपक्ष में हो
देश के भीतर हो या देश के बाहर हो, सब भारत की उपलब्धियां देख रहे हैं। सिर्फ 10 साल में 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, क्या ये ऐसे ही हो गया होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन जाना, क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर के $700 बिलियन के पार पहुंच जाना, ये क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का एक्सपोर्ट $700 बिलियन पार कर जाना, क्या ऐसे ही हुआ होगा? और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी आगे जाना है। साथियों, यहां बड़े बड़े जर्नलिस्ट मौजूद हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के दिग्गज हैं, पॉलिटिकल फील्ड के लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेसी वर्ल्ड के भी लोग हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहां सरकारों में ब्यूरोक्रेसी में काम कैसे होता रहा है। फिर वो एक फैक्टर क्या था जिसकी वजह से ये बदलाव आया? वो एक फैक्टर है नियत। नियत सही तो काम सही। और नियत कौन सी? नेशन फर्स्ट की नियत। मेरे देश में कोई कमी नहीं है कि उसकी पहचान गरीब देश के रूप में हो। हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। एक समय में हम ज्ञान में, विज्ञान में सबसे आगे रहे हैं। दुनिया की कोई वजह नहीं है कि भारत किसी भी देश से पीछे रहे। बस हमें नेशन फर्स्ट की नीयत के साथ आगे चलना है। ये देश जो हमें इतना कुछ देता है, हम उसमें सिर्फ रहते हैं या फिर देश के लिए कुछ अलग करते भी हैं, ये फर्क बहुत बारीक है। लेकिन बारीक सा फर्क ही देश को आगे ले जाता है। जिस दिन आप अपने काम को देश के साथ जोड़ लेंगे, आप जो कुछ भी हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जिस दिन आप अपने काम को देश के लक्ष्यों के साथ जोड़ लेंगे, तो समझ लीजिएगा कि नेशन फर्स्ट का बीज आप में अंकुरित हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी 18 के राइजिंग भारत समिट को संबोधित करते हुए पिछले 10 सालों में भारत की उपलब्धियों को सामने रखा, जिसमें उन्होंने 11वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की भारतीय इकोनॉमी के पहुंचने की तब्दीली को सामने रखा। साथ ही साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में जो बड़े बदलाव हुए हैं उन्हें सामने रखा। और उन्होंने ये कहा कि इन 10 सालों में इन बड़े बदलावों के पीछे एक फैक्टर है जो जिम्मेदार है, वो है नीयत। और नीयत पे भी उन्होंने कहा, नीयत में भी क्या, नेशन फर्स्ट की नीयत। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से इस समय देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक तरफ विपक्ष मुझे हर दिन एक नई गाली से एक तरह से मेरा स्वागत करता है, और हाल ही में विपक्ष ने उन्हें औरंगजेब कहा, इसका उन्होंने जिक्र किया। लेकिन उन्होंने कहा कि इन सब के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव जारी है, जहां पर 97 करोड़ वोटर्स होंगे और इसमें करीब 2 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स हिस्सा लेंगे। तो अपनी बातों को टीवी 18 के राइजिंग भारत समिट में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, न्यूज नाइट में।
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। प्रेम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। तो पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग एसआईपी में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और रंगभरी एकादशी के सभी दूरदर्शन के दर्शकों को शुभकामनाएं। रंगभरी एकादशी के साथ ही होली का त्योहार शुरू हो गया है और इसकी धूम देश भर में हर जगह देखने को मिल रही है। देश के विभिन्न हिस्सों सहित मंदिरों में पूरे उल्लास और उमंग के साथ रंगभरी एकादशी मनाई गई। भक्ति से सराबोर लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाया। रंगभरी एकादशी फागुन मास की अंतिम एकादशी होती है। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंगभरी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ ही श्री विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रंगभरी एकादशी की बधाई देते हुए लिखा कि बाबा विश्वनाथ के सभी भक्तों को रंगभरी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान शिव और मां पार्वती से जुड़े इस पावन अवसर के साथ ही काशी में होली का पर्व भी शुरू हो रहा है। मेरी कामना है कि उनके आशीर्वाद से काशी सहित देश भर के मेरे परिवारजनों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली आए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दोस्तों और परिवार के साथ पखाल का स्वाद लेने से आनंद दोगुना हो जाता है। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश प्रोफेसर किशोर बासा जी एवं पूर्व राजनयिक श्री तरनजीत संधू का पखाल दिवस मनाने के लिए दोपहर के भोजन पर मेरे साथ शामिल होने के लिए आभारी हूं। महाप्रभु जगन्नाथ के पसंदीदा खाद्य पदार्थों में से एक पखाल न केवल एक आत्मिक भोजन है बल्कि ओडिशा की सांस्कृतिक पहचान और पाक विरासत का एक अभिन्न अंग है। खुशी है कि अधिक से अधिक लोग इस स्वदेशी व्यंजन के स्वास्थ्य लाभों की खोज कर रहे हैं और इसे अपने आहार का हिस्सा बना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जिन बातों को लिखा, ये उसी का वीडियो आप देख रहे हैं। प्रोफेसर किशोर बासा, पूर्व राजनयिक श्री तरनजीत संधू, आप सभी पखाल दिवस मनाने के लिए दोपहर के भोजन पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ शामिल हुए, जिसका केंद्रीय मंत्री ने आभार भी व्यक्त किया। और महाप्रभु जगन्नाथ के पसंदीदा खाद्य पदार्थों में से एक पखाल न केवल एक आत्मिक भोजन है बल्कि ओडिशा की सांस्कृतिक पहचान और पाक विरासत का एक अभिन्न अंग भी है। और खबरों में आगे, अगर आपको अपने घर के पास ही किसी अच्छे कलाकार की तलाश है तो कला क्लैप आपके लिए एक ठिकाना बन सकता है। कला क्लैप देश भर के कलाकारों और कला गुरुओं का एक मंच है जहां आप 20 से अधिक श्रेणियों में अपने मनपसंद कलाकारों की खोज कर सकते हैं। देश में अधिकांश कलाकारों को नियमित तौर पर काम नहीं मिलता, जिस वजह से उन्हें उनकी प्रतिभा के हिसाब से पहचान भी नहीं मिलती। देश के लाखों कलाकारों को काम दिलाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए एक मंच मुहैया करा रहा है कला क्लैप। कला क्लैप 20 से अधिक कला श्रेणियों के कलाकारों के लिए देश में अपनी किस्म का पहला महाबाजार और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोग बेहतर कलाकारों की खोज कर सकते हैं जो ऑनलाइन
और ऑफलाइन भी उपलब्ध होंगे। इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद आर्टिस्टों को मिलेगा खूब सारा काम, बेहतर पहचान, और यूजर्स को आंख बंद करके कोई भी आर्टिस्ट ढूंढना हो। 20 कैटेगरीज है फिलहाल, 8000 से ज़्यादा बड़ी सब कैटेगरीज हैं, उनको यहाँ पर मेरे आर्टिस्ट मिल जाएंगे अप टू हाइपर लोकल लेवल। हमारा मिशन है कि हर पिन कोड पे, इंडिया के हर पिन कोड पे आपको मनपसंद का कलाकार 20 तरीके के हैं, फ्रॉम म्यूजिक टू डांस टू रंगोली टू फोटोग्राफी टू एक्टिंग टू डीजेइंग टू फोक म्यूजिक टू स्पिरिचुअल आर्ट्स टू योगा टू मेडिटेशन टू कलनरी आर्ट्स, कोई भी आर्ट आप सोचते हैं। तो इट्स द बिगेस्ट मार्केट प्लेस, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री, जहाँ पे सारे आर्ट एक आर्टिस्ट एक तरीके से होंगे। kalaclap.com वेबसाइट पर जाकर लोग अपने मनपसंद कलाकारों और कला गुरुओं की खोज कर सकते हैं। हाल ही में कला क्लैप मोबाइल ऐप की भी शुरुआत की गई है, जिसके जरिए लोग कलाकारों से सीधे जुड़ सकते हैं। गली मोहल्ले में जो गांव में जो आर्टिस्ट हैं, जो हुनरबाज हैं, उनको जो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, अब वो पूरी तरह से उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा। जो सर्चेबिलिटी होती है वो नहीं थी, अब सर्च एंड नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। आप डायरेक्ट उनसे कॉल करेंगे, बात करेंगे, उनसे अपने आप नेगोशिएट करेंगे और उनसे डील करेंगे, उनको काम भी मिलेगा और नाम भी मिलेगा। मेरा टैगलाइन है एम्पावरिंग एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल मिलियंस ऑफ आर्टिस्ट। देश के हर कोने से 20 लाख से अधिक कलाकारों को कला क्लैप प्लेटफॉर्म से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों, हर भाषा और संस्कृति के कलाकारों को भी इस अनोखे प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। जाहिर तौर पर कला क्लैप कलाकारों, हुनरबाजों को काम भी दिलाएगा, पहचान भी दिलाएगा और उनको सशक्त करने का एक माध्यम भी बनेगा। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। छोड़े जा रहे हैं आपको देश की अन्य कुछ बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 मार्च को सुनवाई करेगा। के कविता ने आबकारी नीति मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर कथित हमले को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उप लोकायुक्त ने खनन विभाग में भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री गायत्री प्रजापति और तत्कालीन प्रमुख सचिव गुरदीप सिंह को दोषी पाया है। इस संदर्भ में उप लोकायुक्त कार्यालय ने शासन को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय समिति से आगे की जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल में आयकर अधिकारियों ने सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार के मंत्री अरूप विश्वास के भाई और तृणमूल नेता स्वरूप विश्वास के घर पर छापा मारा। आज सुबह आयकर अधिकारियों ने सेंट्रल फोर्स के जवानों के साथ स्वरूप विश्वास के घर पहुंचकर छापेमारी की। ईडी ने पीएमएलए मामले में मोहम्मद हाफिज के 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने मोहम्मद हाफिज के कर्नाटक, केरल और गोवा के ठिकानों पर बैंक में जमा 4.4 करोड़ 12.5 लाख कैश और ज्वेलरी जब्त की। सीएजी यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय ने एआई ऑडिट के लिए दिल्ली आईआईटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि ये समझौता ज्ञापन ऑडिट प्रथाओं और उससे आगे की प्रगति के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस साल आयोजित होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तारीखों में बदलाव करने का फैसला किया है। पहले 26 मई को प्रस्तावित ये परीक्षा अब 16 जून को आयोजित की जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक के आरोपों के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 रद्द कर दिया है। इस परीक्षा का तीसरा चरण 15 मार्च को 2 पालियों में आयोजित कराया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीईएमएल द्वारा विकसित स्वदेशी 1500 एचपी प्रोटोटाइप इंजन का बुधवार को मैसूरू संयंत्र में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने बीईएमएल के इंजन डिवीजन परिसर में परीक्षण फायरिंग का उद्घाटन किया। नोएडा यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी
2 के विजेता एल्विश यादव से जुड़े मामले में नोएडा पुलिस ने ईश्वर और विनय नाम के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एल्विश यादव की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। न्यूज 9 के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। पताका चाय, गजब का स्वाद और जहां